ये देखो सबसे पहले एडवांस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन P plus Q gives R plus S. The time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. अगर सब कुछ सेम रखा जाए तो ये देखा गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो 75% रिएक्शन ऑफ P है उसको जो टाइम लगेगा वो 50% रिएक्शन ऑफ P का डबल है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर P 100 है तो 100 से 50 होने में, जिसको हम हाफ लाइफ भी कहते हैं, जो T टाइम लगता है, तो 50 से 25, क्योंकि 25 होना मतलब तो ये टाइम डबल लगता है। 100 से 50 होने में लगता है 100 से 25 होने में टाइम डबल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से 25 जो कि अगेन इसका हाफ लाइफ है, फिर से T लगता है। यानी ये बात इंप्लाई कर रहा है कि 100 से 50 होने में भी T लगा, 50 से 25 होने में भी T लगा। मतलब जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एंड इट इज अ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यानी इससे पता चलती है कि विद रेस्पेक्ट टू P रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। देन एक ग्राफ दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विद रिएक्शन टाइम एज शोन इन फिगर। तो ये जो Q है विद टाइम, अगर आप ये लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ है तो यू में से कि इसका फॉर्मेट और इंटरसेप्ट Q नॉट है 0 पे, कुछ स्लोप मान लो इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इज -K, ऐसा फॉर्मेट है। ये एक्चुअली हम जानते हैं भी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मेट होता है। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन विद टाइम लीनियरली डिक्रीज करता है। एक बात और देख सकते हो, dQ/dt इज -K, यानी जो रेट है वो आपका, जो कि यहाँ माइनस इधर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q इज कांस्टेंट, विच इज अगेन जीरो ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि विद रेस्पेक्ट टू Q ऑर्डर इज ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, वन प्लस जीरो जो पूछा है, तो आंसर इज 1। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका जेईई एडवांस्ड 2013 का क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को देखो, द इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब जस्ट जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑफ मिथाइल एसीटेट,
जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, बाय अ वीक एसिड HA 1 molar is 1/100th of that a strong acid HX 1 molar ही है, टेम्परेचर ही है। हमें वीक एसिड HA का K निकालना। तो पहले एक बात समझो कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, कुछ इस तरीके का। ही रेट इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक बार पहले रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं। मिथाइल एसीटेट मतलब तो ये बन जाता है CS3 इसका रेट हो जाता है K, एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और कैटालिटिक अमाउंट जो हमने लिया है उसका भी H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन H2O का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, H+ बीइंग कांस्टेंट रहता है, तो ये बन जाता है, ये तीनों टर्म मिलके K अफेक्टिव एंड तो इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ कहा हुआ है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए विथ वीक एसिड HA जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है। अच्छा एस्टर का कंसंट्रेशन दोनों में ही 1 मोलर लिया है, वाटर का दिया नहीं है पर कांस्टेंट होगा। तो हमें ये बताया गया है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इनिशियली है जब वीक एसिड के संग किया और जब स्ट्रॉन्ग एसिड संग किया तो उसमें रेशियो दिया है। तो देखो इस समय जो R0 है रेट इनिशियल विल बी K ऑफ रिएक्शन, एस्टर का कंसंट्रेशन भी नहीं बदलने वाला है, 1 मोलर ही रहेगा, वाटर भी कांस्टेंट है 55.55, H+ concentration coming from weak acid HA। जो वीक एसिड HA है उससे तो कितना आएगा, HA का कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ, H+ + A- 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, K would be अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा का अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आएगी तो हम इसे अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं केवल। K ये हो गया और H+ कंसंट्रेशन कितना हो गया, अल्फा हो गया, तो R0 क्या हो जाएगा, K एस्टर कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन अगर ऑलमोस्ट प्योर है, बाकी आंसर बहुत ज्यादा 55.5 होता है, और H+ हो जाएगा अल्फा। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HX जो कि 1 मोलर है, H+ विल आल्सो बी 1 मोलर,
तो इस समय रेट हो जाएगा आर नॉट डैश के एस्टर वही रहा, वाटर वही रहा, H+1 मोलर हो गया। तो आर नॉट बाई आर नॉट डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1/100, जो कि यहां हो जाएगा अल्फा बाई 1। Hence अल्फा इक्वल टू हो गया 0.01 which is less than 0.1. So 1 minus alpha can be done as 1. तो K हो जाएगा alpha square by 1 minus alpha, which is almost alpha square because alpha is less than 0.1. तो K की वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁴। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताओ, ये जल्दी से करो, आसानी है। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, एक्चुअली ये हल्का सा क्वेश्चन में गलती भी है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो गया तो ऑर्डर इसका कोफिशिएंट ही हो जाएगा। ये वर्ड नहीं देना चाहिए था। ये मतलब एक तरह से रॉन्ग है क्वेश्चन। एलिमेंट्री बोले और एम से एन बोले तो ऑर्डर तो 1 ही हो गया, फिर पूछना क्या है। लेकिन ये एक्चुअली एलिमेंट्री नहीं बोलना चाहिए था। दिस शुड नॉट बी। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद करते हैं, है बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर वो जो रॉन्ग चीज है वो कंफ्यूजिंग कर देती है। तो रेट इक्वल टू माइनस dm/dt के let order with respect to m n। अब ये बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। मतलब ये पहले केस में, सेकंड केस में when concentration of m is doubled, तो जो माइनस dm/dt है that will become twice of ये दिया है, and it is given कि this become 8 times तो इसका मतलब हो जाएगा, ये तो ऐसा हो गया, ये वैल्यू क्या है k m/n, तो k 2/n m/n इक्वल टू 8 times k 2/n equal to 2/3, so n equal to 3. Order would be 3, पर यहाँ पे ये जो वर्ड है एलिमेंट्री, दिस शुड नॉट बी देयर। इज इट क्लियर? यूज चैट बॉक्स टू आंसर।
then this one. टू 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। The percentage yield of ammonia as a function of time in the reaction. Haber's process है ये। अमोनिया का प्रिपरेशन, एक्सोथर्मिक है, इसी प्रेशर P और T1 पे दिया हुआ है। If this reaction is conducted at pressure P same but temperature T2, जहां पे टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 हो गया, तो ये बोल रहे हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक तो देखो, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रिएक्शन है फेवर्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ली शैटेलियर प्रिंसिपल, जो कि इस पर्टिकुलर केस में बैकवर्ड है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, मतलब अमोनिया का परसेंटेज कम बनेगा, यील्ड कम बनेगा। तो एक बात तो सही है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन yield of ammonia should decrease in general. फाइनली तो ये होना ही चाहिए। अब कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, T1 पे दिया है, T2 पे दिया है। पहला ग्राफ बता रहा है कि T1 और T2 पे कुछ देर के बाद यील्ड जो है वो फिक्स ही हो, कांस्टेंट है, सेम है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। ये बता रहा है कि यील्ड बढ़ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये तो होता है कि यील्ड बढ़ गया, तो ये भी नहीं। अब रह गई दो चॉइसेस, एक ये जो ये बता रहा है कि यील्ड अल्टीमेटली कम हुआ, पर शुरुआत के स्टेजेस में T1 में जो यील्ड था उससे ज्यादा है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि यील्ड इंक्रीजेस एट इनिशियल टाइम्स, शुरुआत में, देन डिक्रीजेस, फाइनली डिक्रीज नहीं हो रहा। एंड इट इज टेलिंग continuously at all time तो अब इस आंसर को हम कैसे करें, इस चीज को हम कैसे सिचुएशन को एनालाइज करें। तो देखो, आंसर इसमें कोई एक ही सही होगा। तो हम जानते हैं कि अगर सपोज हम इसका रेट लॉ लिखें इस रिएक्शन का, प्लस हाफ, मान लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह लिखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन KF माइनस ये फॉरवर्ड के लिए KB, बैकवर्ड अगर है माइनस KB NH3 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा KF N2H2 क्यूब और माइनस KB
NH3 का स्क्वायर। तो अब क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से Kc कम होता है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता ही है, तो यहाँ पे क्या होता है, Kf भी बढ़ रहा है, Kb भी बढ़ रहा है, बट इंक्रीज ऑफ Kf इज हायर, दैट्स व्हाई लेसर, तभी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, Kb का इंक्रीज हायर है, दैट्स व्हाई Kc डिक्रीजिंग। पर देखो शुरुआत में अमोनिया है ही नहीं, Kf भी बढ़ रहा है, Kb भी बढ़ रहा है, पर इनिशियली स्टेजेस में जो dNH3/dt है वो एक्चुअली ये टर्म इनिशियल स्टेजेस में जीरो होने का है, ओनली यही रह गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो डी अमोनिया बाई dt का जो ये स्लोप है d/dt ऑफ अमोनिया कंसंट्रेशन टाइम कर्व का, क्योंकि Kf बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, यानी ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, वो अलग बात है, धीरे धीरे अमोनिया बनना शुरू होगा और Kb का इंक्रीज ज्यादा है देन Kf, तो एक समय के बाद ओवरऑल ये वैल्यू जो लोअर टेम्परेचर पे d/dt था अमोनिया का उससे कम हो जाएगी। लेकिन शुरुआत के स्टेज में जब इसको जीरो मान सकते हैं नियरली, ये Kf बढ़ रहा है तो ये वैल्यू T1 पे जो d/dt था उससे ज्यादा होगी। तो देखो इनिशियल स्टेजेस में जो T1 पे स्लोप है उससे ज्यादा स्लोप T2 पे होगा। तो स्टार्टिंग स्टेजेस में ऐसा होगा, एंड देन क्योंकि Kb भी बढ़ रहा है, Kb ज्यादा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली, तो d/dt T1 पे जो है उससे कम हो जाएगा। पर स्टार्टिंग स्टेजेस में जब अमोनिया का कंसंट्रेशन ही, तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो ये वाला चीज जो है वो d/dt ऑफ अमोनिया का एट T1 टेम्परेचर से ज्यादा है, बिकॉज Kf की वैल्यू ज्यादा है एट T2 ग्रेटर एट T1 पे जो Kf है उससे T2 पे Kf ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई, तो स्लोप ज्यादा हो गया, तो ये ग्राफ उस बात को बताता है। बहुत कैजुअली करना हो तो ये आंसर हम बहुत दिया भी होता है बुक में, टेम्परेचर बढ़ा यील्ड कम हो गई, पर यहाँ पे उन्होंने उसी बात को एक्सप्लोर किया कि ये भी एग्जैक्टली क्या हमेशा ही ऐसा होता है, तो ये वाली बात। ये देखो देखो इन डाइल्यूट एक्वस H2SO4 the complex di-aqua dioxylatofferrate is oxidized by MnO4 minus. तो क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम MnO4 बन जाएगा Mn2 प्लस, और यहाँ पे फेरस बन जाएगा फेरिक, और ऑक्सलेट बन जाएगा CO2। तो इधर देखो इसका एन फैक्टर 5 है और इसका एन फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे आयरन 2 से 3 हो रहा है यानी एक चेंज, और ऑक्सलेट का कार्बन जो कि +3 होता है +4 हो रहा है, यानी एक का चेंज 1, दो का चेंज, एक का चेंज 1
और यहाँ 4 कार्बन है, तो चेंज 4, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो रेंज को ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 1 + 4। ये भी एन फैक्टर 5 हो गया, यानी 1:1 रेशियो में। तो ये अगर इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। Mn बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, कार्बन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 8, इधर ऑक्सीजन 4 + 2 6 + 8 14। 8 ऑक्सीजन यहाँ हो चुका है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए 6 वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस। अब रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, वहां पे कितना है? वहां पे 4 और ये हो जाएगा 8। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, चार्जेस बैलेंस, हर चीज बैलेंस। अब पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ NO4। तो देखो -1/8 इक्वल टू -1/1। They are asking ratio of the rate of change of H, मतलब rate of change of H+ will be this। 1/8 कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ H+ इज -dH+/dt by इक्वल टू 8। यही आंसर होगा। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री भी इन्वॉल्व हो गया, और केमिकल काइनेटिक्स। हल्का सा कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी उन्होंने नाम दिया है। बैलेंसिंग आ गई, एन फैक्टर निकालना आ गया, ये चीज। ये करो, मोर देन 1 है। देखो क्योंकि न्यूमेरिकल तो नहीं खेल देते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सोचो 2 मिनट। पहला देखो, a high activation energy usually implies a fast reaction। रेट कांस्टेंट होता है K, Arrhenius factor माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाई RT। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो नेगेटिव पावर ज्यादा होगी। इनफैक्ट हाई activation energy implies low value of K। Lower value of K implies slower reaction। तो ये तो इनफैक्ट रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग है।
Actually, it should be implies a slow reaction. तो ये आंसर नहीं है. Rate constant increases with increase in temperature. ये बात तो बड़ा फैक्ट है. This is due to greater number of collisions whose energy exceed the accretion energy. This can be understood by KTG theory graph. Fraction of molecules per kinetic energy. यह एक फंक्शन है. तो y से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस के ई. तो मैक्सवेल का कुछ इस तरीके का होता है. सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी है इस, तो जितने भी ये वाले मॉलिक्यूल होंगे, दिस टेल्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having ke greater than. तो ये जब मॉलिक्यूल प्रॉपरली कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट यील्ड करता है. ये T1 टेम्परेचर पे है, पर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो ये ग्राफ कुछ ये मतलब ये ST आता है, ऐसे आता है. तो यहाँ पे ये तो वही रहेगा. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं. ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं विद काइनेटिक एनर्जी हायर देन E, एंड उससे रेट पे फर्क पड़ता है, रेट बढ़ता है. दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड. यस, सही है. हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. ये बात तो हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. पर अब यहाँ ये बोल रहा है कि सपोज दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, सेम टेम्परेचर राइज किया, सेम टेम्परेचर, और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है. तो किसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होगा. तो अब देखो एक चीज, ये dk by dt का एक्सप्रेशन k है ये, तो इसके अंदर हम dk by dt करेंगे ना, dk विद डी टेम्परेचर, तो हमें मिलता है पहले करो तो ये a ऐसा हो जाएगा. तो ये तो वापस k हो गया, k E है. तो ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव है तो बता ही रहा है. समझ में आता है कि ये प्रोपोर्शनल टू E है, मतलब जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है उसका से मतलब दो रिएक्शन सेम टेम्परेचर पे है, सेम राइज किया थोड़ा सा, पर जिसका एक्टिवेशन ज्यादा है उसमें राइज या उसका जो के का इंक्रीज है वो ज्यादा नजर आएगा कंपेयर टू जिसका E कम है. तो यही बोल रहे हैं, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रोंगर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट. यस. The pre-exponential factor, Arrhenius factor, is the measure of the rate at which collisions occur, irrespective of the energy. ये बात भी सही है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है इसमें ये कहलाता है collision occurring
per second at unity concentration with proper orientation. तो अगर ये होगा तो अगर ये प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड करते, लेकिन ये टर्म हो गया जो कि केवल टेक केयर करा इसका। ये जो टर्म है ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, having इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 लेस देन F लेस देन 1 हो। और उस ग्राफ में ये जो एरिया है ये वो यही F है। तो होता क्या है, ये जितना बढ़ेगा पर जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ए, उसे एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेन काम है कॉलिजन अकरिंग पर सेकेंड एट यूनिटी कंसंट्रेशन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यही नहीं बदलेगा, कैटलिस्ट से नहीं बदलेगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो ये वाली बात सही है। मेजर ऑफ द रेट ऑफ विच कॉलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का इसके कोई लेना नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी सी डी। ये बताओ in a bimolecular reaction the steric factor P को ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, was experimentally determined to be 4.5। एक्चुअली ये जैसा रेयरिटी है, थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं कि अगर बहुत सिंपल छोटे मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है तो सबके सब हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली कोलाइड कर रहे हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर P की वैल्यू 1। यूजुअली एक्चुअल केसेस में P की वैल्यू 1 से काफी कम आती है, यानी जो बता रहा है कि जितना आप थियोरेटिकली सोच रहे हो उससे कम मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलाइड कर रहे हैं और रिएक्शन में ये वाला फैक्टर 1 से कम हो गया। देयर आर वेरी फ्यू रेयर रिएक्शंस, एग्जांपल कोई दिया नहीं, पर जिसमें थ्योरेटिकली आप जो सोच रहे हो उससे एक्चुअली रिएक्शन प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज्यादा हो जाए। तो इट इज वन ऑफ दोज केसेस। द करेक्ट ऑप्शन among the following: the activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor। ये ट्रू है। Activation energy is only affected by mainly catalyst, affected by catalyst, बाकी फैक्टर से इतना अफेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द ई, तो ये सही है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब अरेनियस कांस्टेंट। ए एक्सपेरिमेंटल जो हो जाता है वो जाता है P एक्सपेरिमेंटल, और एक्चुअली आपका जो K होता है वो P Z F लिखते हैं हम,
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ओरिएंटेशन फैक्टर, एनर्जी फैक्टर, ये रेट कांस्टेंट हो जाता है आपका, जिसमें इसको हम ए बोल देते हैं और एफ ईटा माइनस ए बाई 30, ये एक इक्वेट करता है। तो जेड एट यूनिटी, ए थियोरेटिकल क्या हो जाएगा, टी थियोरेटिकल जेड एट यूनिटी, ये वैल्यू 1 होती है थियोरेटिकली, सबके सब प्रॉपरली कोलाइड कर रहे हैं। तो ए एक्सपेरिमेंटल बाई ए थियोरेटिकल का रेशियो हो जाएगा 4.5, ये वैल्यू 4.5 दी हुई है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर is higher than the predicted by Arrhenius equation? Yes. Since P equal to 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. ये सही नहीं है। अगर रिएक्शन पहले हो रही थी थियोरेटिकली, तो प्रैक्टिकली तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो हेल्प ही कर रहा है। तो अगर आपको पहले ऑन फर्स्ट प्लेस यू डोंट रिक्वायर कैटलिस्ट थियोरेटिकली, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे P होने का मतलब ये बोले कि सिंस P इक्वल टू 4.5, मतलब P 4.5 है इसलिए नहीं, इसलिए हमें तो ये तो और हेल्पफुल ही है, ये तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का ओरिएंटेशन और बेहतर ही कर रहा है, तो इससे तो हेल्प ही मिलेगी। तो अगर पहले बिना कैटलिस्ट के आप चल रहे थे, तो इस चेंज के कारण आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, वो तो इनफैक्ट ये और रिएक्शन रेट को फास्ट ही कर देगा। And the value of frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than that determined experimentally? No. ये तो जब B सही है तो गलत ही होगा। आंसर A and B। ये क्वेश्चन देखो, टू 2018 1 more। देखिए सोचो, for a first order reaction, at constant volume and at 300 Kelvin, the total pressure at the beginning and at time T are P0 and PT respectively. Initially only A was present with concentration A0, and T half is the time required for partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value. The correct option or options are assume all gases behave ideally. देखो, इनिशियली प्रेशर P0 है, टाइम T पे
ये हो जाएगा प्रेशर, टोटल प्रेशर मेजर्ड एज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, एक्स हो जाएगा पीटी माइनस पी नॉट बाई टू। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोला है, के विल बी रिटर्न एज, क्योंकि ग्राफ में नेचुरल लॉग में दिया है, तो 1/t ln p नॉट बाई p नॉट माइनस x, which implies k equal to 1/t ln p नॉट बाई p नॉट माइनस pt माइनस p नॉट। टू पी नॉट तो ये हो जाएगा के टी ln 2p नॉट माइनस ln 3p नॉट माइनस pt, which implies ln 3p नॉट माइनस pt इक्वल टू ln 2p नॉट माइनस kt। भी हमारा काम का बात आया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको y मान लिया जाए, ये इंटरसेप्ट है और ये स्लोप है नेगेटिव, तो एक ये ग्राफ आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया भी है ln 3p नॉट माइनस pt वर्सेस टाइम, ये ऐसा कर्व है, स्लोप इक्वल टू माइनस के हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट ln 2p नॉट है, तो ये ग्राफ सही है। ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, और क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट, तो क्या होता है, ये बात तो फैक्ट है, रेट कांस्टेंट इज ओनली चेंज बाय के वेरीज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, नॉट विद कंसंट्रेशन। तो ये बात सही है, रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन या किसी टाइम पे भी पे डिपेंड नहीं करता। और ये वाला देखो T1/3 वर्सेज ए नॉट, T1/3 अच्छा, अब T1/3 का मतलब है पी नॉट, और ये 1/3 क्या बोल रहा है, ए टू रीच 1/3 ऑफ इनिशियल, मतलब पीटी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा पी नॉट बाई 3, तो दिस इज 1/k ln 3। तो इसमें ए नॉट का टर्म है ही नहीं, जैसे टी हाफ होता था 1/k ln 2, ये 1/k ln 3 पर है कांस्टेंट ही, इट्स नॉट वेरिंग विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ग्राफ ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए, पर हमको दिया है ऐसा, इसलिए ये आंसर नहीं है, इट शुड बी ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। तो ये आपका 9, ये देखो जरा सा,
Consider the following reversible reaction. Activation energy for the backward reaction, यानी EAB exceeds that of forward, यानी minus EAF is 2 RT. एक ये बात गिवन है जूल पर मोल में SI सिस्टम में. If the pre-exponential factor मतलब A of the forward reaction is 4 times that of the reverse. देखो अब यहाँ पे कैले, क्योंकि वैसे भी रिवर्सिबल तो KF होगा, KB होगा, तो KF हो जाएगा Arrhenius factor for the forward e to minus EAF by RT. KB हो जाएगा AB Arrhenius factor for backward by RT. हमें एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब है AF is 4 times AB. तो अब देखो KC क्या होता है, KC is KF by KB, which will be AF by AB e to the power minus EAF KC इक्वल टू हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये 4 और ये हो जाएगा -1/RT EAF माइनस EAB. EAF माइनस EAB क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, EAB माइनस EF, तो EF माइनस EAB -2RT. तो ये अल्टीमेटली आएगा माइनस माइनस पे 2RT बाई RT 4E² या 2E का होल स्क्वायर. क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि KC की वैल्यू क्या होगी, 2E का होल स्क्वायर या 4E². पर हमें पूछा है डेल्टा G नोट क्या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा. तो नाउ वी नो दैट डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस RT ln K. डेल्टा G होता है डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q. पर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 हो जाता है, Q K हो जाता है. तो ये हो गया डेल्टा G नोट निकालना है, माइनस R टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, ये दिया भी कि RT की वैल्यू 2500 एट दिस यूज करेंगे ln 2E का स्क्वायर -2500 जूल पर मोल, ये हो जाएगा इंटू 2 और ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln E -5000 इंटू ln 2 की वैल्यू 0.7 दी हुई है, ln E 1 होगा. तो ऐसा हो गया. जूल में होगा ये, तो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है. ये आंसर हो गया.
ये देखो, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हल्का सा डेटा ज्यादा है, वो है कंसीडर द काइनेटिक डेटा given in the following table for the reaction A plus B plus C gives product. A plus B plus C gives product. तो आपके पास भाई इन जनरल रिएक्शन मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, तो रेट हो जाएगा के 8 पर P B पर स्मॉल q C टू द पावर स्मॉल r, ये अलग अलग ऑर्डर हो गए। और रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक डेटा से हो जाएगा यूजिंग टेबल, डेटा 1 डेटा 2 से take changes only with temperature or catalyst। ये थ्रू आउट सेम है। ये 4 डेटा ऐसे हो गए। अब 1/2 करो, वी गेट दिस बाई दिस 1 इक्वल टू 1/2 टू द पावर p, hence p इक्वल टू 0। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a 0 हो गया। फिर 1/3 करो, ये 6/12 यानी हाफ हो जाता है। इसको 12 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं, तो 6 हाफ हो गया। r इक्वल टू 1 और फिर 1/4 करो, सिक्स बाई 9 2/3 p, बाकी कट जाएगा तो 2/3 का स्क्वायर तो p इक्वल टू 2 हो जाएगा। p नहीं, वो ये एक मिनट ये क्यू है, दिस विल बी क्यू, पहला वाला क्यू देगा क्यू 0, r और p की वैल्यू 2, यानी विद रेस्पेक्ट टू b 0 ऑर्डर है और r की वैल्यू 1 है, c का ऑर्डर 1 है और
ए का ऑर्डर 2 है, टोटल ऑर्डर 3 हो गया। के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर के, यूज एनी डेटा, पहला ही ले लो, फॉर फाइंडिंग के यूज 1, 6 into 10 power minus 5, 0.2 का स्क्वायर, 0.1 पावर 0, 0.1 पावर 1, 6 into 10 power minus 5, 4 into 10 power minus 3, 1.5 into 10 power minus 2। ये इतना हो गया। यूनिट ऑफ के क्या होगी? मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर 3 है। टाइम की यूनिट क्या दी हुई है? सेकंड में, हाँ सेकंड इनवर्स। तो मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये सब तो आ गया, के आ गया, ऑर्डर आ गया, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा के ए स्क्वायर सी, बी है ही। पर हमें पूछा कुछ और भी है। द रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है कब? जब ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। ये इतना मिला तो y की वैल्यू बताओ। तो एक चीज देखो, नाउ रेट इक्वल टू के, ये हो गया। तो हमें जो डेटा दिया है, ए है 0.15, सी है, बी की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो इनवर्स, सी 0.15, के की वैल्यू है 1.5 और रेट दिया हुआ है y इंटू 10 पावर माइनस 5। टेन टू द पावर -6, तो ये हो गया या 10 पावर -15 इंटू 15, इसी फॉर्मेट में ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 220, ये कितना होता है? 15 स्क्वायर इज 225 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे 10⁻⁶ तो ये हो गया, एक 10⁻² भी है, ये -9 हो जाएगा। कुछ वैल्यू देखो यहाँ पे, 10⁻⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶,
और ये हो गया 10⁻8 और ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁵। ये जब सॉल्व करोगे 2.25 इंटू 2.25 गलती हुआ है क्या? ऑर्डर तो यही आया y इंटू 10⁻⁵। यहां सॉल्व किए तो आया 1.5 इंटू 10⁻⁻2। k का वैल्यू 6/4 तो 1.5 ही होगा इंटू 15 स्क्वायर इंटू 15 इंटू 10⁻⁸। 15 इंटू 15 y का वैल्यू आंसर एक मिनट 6.75 कैसे आ गया? एक मिनट उन लोग आंसर क्या आ रहा है? सर पी का वैल्यू 1 होगा सर। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग गलती कर गए कुछ। ये तो 2/3 का 6/9 हुआ और p का वैल्यू 1 है ना। p का वैल्यू 1 है तब तो ये वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2। क्या है गलती? तो ये हो जाएगा y इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2। यूनिट ही बदल जाएगी, यूनिट हो जाएगी ऐसी A.15 CB.15। 225 673 इंटू 10⁻⁻, तो ये -2 है, ये -3 है। तो ये हो जाएगा 675 इंटू 10⁻⁻7। कंपेयर करने पे y की वैल्यू 6.75 है। इस तरह से
तो इन दिस वे ये आंसर आ जाए 6.75। फिर ये करो 11 the decomposition reaction is started in a closed cylinder under isothermal isochoric conditions at an initial pressure of 1 atmosphere. After y into 10^3 second, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atmosphere. If the rate constant of the reaction का rate constant is this much, the value of y is. ठीक है, आइसोकोरिक आइसोमर टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो इस रिएक्शन में पहले किसी टाइम टी पे 1 माइनस एक्स तो टोटल प्रेशर हो गया, उस समय दिया हुआ है 1 + x/2 1.45, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो उस समय ये हो गया 0.1 एटमॉस्फेयर। तो अब देखो यहां पे इसका क्या होगा, के डिकम्पोजिशन which is twice K reaction is 2.303 by T log 1/0.1। तो T हो जाएगा 2.303 to K reaction log 10। K रिएक्शन दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴। हो जाएगा 2.303 × 10⁻³ seconds। Compare with this, hence y equal to 2.3। यही आंसर। आज का लास्ट फ्यू इयर्स में ये क्वेश्चन बहुत आए, के रिएक्शन और के डिकम्पोजिशन के बीच का डिफरेंस। अगर ये कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो जो हम वो लिखते हैं, इसका के डिकम्पोजिशन जो होगा तो इसका होगा -1/a dA/dt इक्वल टू के रिएक्शन a⁻1 फर्स्ट ऑर्डर है। तो के डिकम्पोजिशन हो जाएगा 2.303/T log A0/AT। के डिकम्पोजिशन रिलेटेड है, दिस इज इक्वल टू होता है A × K रिएक्शन।
तो अगर के रिएक्शन चाहिए आपको तो हो जाएगा 2.303 बाई 80 पिछले 2-3 सालों में इस बात पे काफी फोकस किया गया प्रॉब्लम में कि यू शुड अंडरस्टैंड कि कोफिशिएंट अगर यहाँ हो जाए तो वो हम जो के यूज करते हैं 2.5t वो के डिकम्पोजिशन है। जनरली क्या होता है कोफिशिएंट 1 ही रहता तो फर्क नहीं पड़ता, पर रिलेशन इस तरीके से, क्योंकि आप जब यहां से इंटीग्रेट करते हो तो ए को ऐसा लगता है तो ए के रिएक्शन के डैश हो जाता है, जो कि हम सॉल्व करते हैं के डिकम्पोजिशन। तो ये भी इसमें भी इस बात का जरा सा 2021 में जो आया था इसमें भी हल्का सा, ये देखो मोर देन वन चॉइस है। For the following reaction 2x plus y के मतलब के रिएक्शन p dp by dt इक्वल टू kx। भाई यहाँ पे अगर इसका रेट लो मैं लिखूंगा तो रेट इक्वल टू होगा -1/2 dx by dt -1/1 dy by dt प्लस 1/1 dp by dt इक्वल टू के, ये गिवन है, मतलब और ये मतलब गिवन है इसलिए लिखा है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू x हो गया 1, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू y हो गया 0। अब ये बोल रहे हैं 2 moles of x आर मिक्स्ड विद 1 mole of y टू मेक 1 liter सॉल्ट। मतलब दोनों 2 molar और 1 molar हो गए। 2x plus y gives p 2 mole 1 mole t इक्वल टू 50 सेकेंड पे ये हो गया 1 मोल। तो दो इसका 1 मोल रिएक्ट किया तो 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 1 से 0.5 रिएक्ट करेगा तो इसका 0.5 बच जाएगा, और ये 2 से 1 बनता है तो 1 मोल से इसका 0.5 बन जाएगा। तो देखा जाए तो इसकी हाफ लाइफ क्या हो गई भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और 2 से 1 होना मतलब हाफ लाइफ ही हो गया। तो पूछा गया हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 सेकेंड, यस, क्योंकि वो आधा हो गया उसमें। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो एक चीज देखो, जो के डिकम्पोज, क्योंकि आपका जो एक्स है वो डिकम्पोज होगा, के डिकम्पोजिशन जो होगा दैट विल बी ln 2/t(half) which is 0.693 फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन एक्स का बाई t(half) 50 सेकेंड। पर हमें पूछा जा रहा है के ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ट्वाइस के रिएक्शन, फिर नीचे 2 आ जाएगा। के रिएक्शन क्या हो गया, बाई
100, which is -3 per second. तो ये सही नहीं है. At 50 second minus dx by dt equal to, तो देखो माइनस dx by dt इक्वल टू है ट्वाइस के रिएक्शन, क्योंकि आगे होता है -1/2. रिएक्शन हमारी ये है, तो इस समय मिलता है -1/2. दिया भी है ऐसा, तो ये हो जाए ट्वाइस के रिएक्शन x पावर 1 ऑर्डर 1 है. तो 50 सेकंड पे ये हो गया ट्वाइस इंटू 6.93, और x की वैल्यू कितनी है एट 50 सेकेंड? 1 मोलर. तो ये हो जाएगा तो 13.86 है, सही है, इट इज करेक्ट. और एट 100 सेकेंड एट 100 सेकेंड क्या होगा? जो x हमारे पास था, जो हमने इनिशियली उसे मोल्स लिए, तो 100 सेकंड में 2 हाफ लाइफ हो जाएगा, 2 से 1, 1 से 0.5, तो ये 0.5 रह जाएगा. तो जब इसका 1.5 रिएक्ट करेगा तो इसका रिएक्ट करेगा 0.75, 0.25 रह जाएगा, और ये 1.5 बन जाएगा. पर ये पूछ रहे हैं माइनस dy/dt, माइनस dy/dt इक्वल टू k रिएक्शन, बट कंसंट्रेशन ऑफ x ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्डर तो इसके अंदर 0, इसके में 1 है. तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी? k तो हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 0.5, जो कि अराउंड 3.46. तो डी भी करेक्ट है, डी भी ऐसा ही दिया. ए को छोड़ के, हाँ ए में अगर दिया हुआ होता 6.93 इंटू 10⁻³ तो ये भी सही होता. इसको छोड़ के बाकी सब. अब ये क्वेश्चन देखो, एक पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर वो देखते हैं. ये जेई एडवांस 2020 में आया हुआ है. Which of the following plots are correct for the given reaction? T0 is the initial concentration of E. ये आपका थ्री डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 तो इसमें होगा नहीं.
this reaction has to be SN1. More than one choices may be correct. तो SN1 होगा ये जो बन रहा है। तो SN1 होते ही इसका जो हाफ लाइफ है, ये बात तो सही है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो this feature initial rate is proportional to initial concentration, तो क्योंकि रेट इक्वल टू k टाइम्स P नॉट बन जाएगा, ये सही नहीं है। Q बाई P नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब होता है P से Q टाइप का, तो इसमें अगर इनिशियली ये P नॉट है तो Q का कंसंट्रेशन हो जाता है P नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस के। तो Q बाई P नॉट जो है उसका नेचर एक्चुअली ऐसा होता है, ना कि ऐसा। तो ये भी गलत है। और ln P बाई P नॉट क्या होगा? आपका T इक्वल टू 1 बाई के ln P नॉट बाई P ये होता है। तो ln ये माइनस के टी हो जाएगा ln पी टी बाई पी नॉट। अगर ये y लें, ये x है तो स्लोप नेगेटिव। तो ये कर्व बेसिकली आपका ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वाली वैल्यू स्लोप नेगेटिव है, तो दिस शुड हैव बीन t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव वैल्यू, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। t बढ़ता जाएगा और ये ऐसा स्लोप 135 डिग्री ऐसा कर्व होना चाहिए था, दिया ऐसा है। कोई चीज तो ये भी गलत है। तो आंसर ओनली एक्चुअली इसमें मोर देन वन होने के बावजूद भी आंसर केवल यही सही है। अब 2022 का क्वेश्चन, match the rate expressions in list 1 for the decomposition of x with the corresponding profiles provided in list 2. x, s and k are constant with proper units. हम पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 के बाद 1 पे आएंगे। कोड्स मैचिंग में सबसे पहले वो चॉइस मैच करनी चाहिए जो आपको सबसे आसान लग रही हो, बहुत बार काम उससे आसान हो जाता है। तो ये देखो रेट का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं वेयर इनिशियल कंसेंट एक्स आर मच लेस देन एक्सेस, ये दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो तब क्या हो जाएगा?
rate will become K, and this will be almost excess, क्योंकि कैप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये दोनों कौशल, तो ये आपका क्या होगा K डैश, यानी फर्स्ट ऑर्डर। अफेक्टिवली फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे कौन से फीचर है, फर्स्ट ऑर्डर से क्या बातें मैच हो रही? फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट इनिशियल होता है, नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर का फीचर है। फिर ये अभी रेट ऐसा नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर का, रेट इनिशियल का लीनियर ग्राफ होता है। फिर कंसंट्रेशन विद टाइम जो होगा दैट इज लीनियरली डिक्रीजिंग, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का फीचर है। नहीं ये नहीं, ln x वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन विद टाइम लीनियर इज जीरो ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के ये दो फीचर है Q एंड T, तो ये Q और T मैच कर जाएगा। आप देखो सेकंड वाला, तो ये दो तो खत्म ही हो गए, सेकंड वाला Q और T है, यानी आंसर या तो A हो सकता है या C हो सकता है। अब 3 पे आओ, इनिशियल कंसंट्रेशन X आर मच हायर देन X S, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी कि, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, एक्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो K हो गया, है जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का फीचर क्या होता है, कंसंट्रेशन विद टाइम लीनियरली डिक्रीजेस, ये AT इक्वल टू A0 माइनस KT, तो ये वाला S तो आंसर तो यहीं पे आ गया। P वाला जो कर्व है ये जीरो ऑर्डर का फीचर नहीं है, रेट ऐसे नहीं जाता है। और P वाला क्या बता रहा है, P वाला एक्चुअली बता रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब लो है तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हाफ लाइफ लीनियरली बढ़ रहा है। देखो आंसर तो हमारा, अच्छा पहले फोर्थ देख लो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, आंसर तो इन दो से ही आ गया क्योंकि ये वैलिड नहीं है, तो आंसर तो ए ही होना चाहिए। अब तो कंफर्मेशन है, मच हायर देन दिस, तो दिस विल बिकम ऐसा हो जाए फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर होते ही फिर से क्या हो जाएगा, Q एंड T, तो T से मैच कर रहा है, सही है। और अब पहले पे आओ, मतलब एक्चुअली यहाँ पे Q एंड T है, इधर S है, और इधर आओ, अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, मतलब सब संभव, तो पहले मान लो अगर X बहुत लो है, इफ X इज वेरी लो, तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर।
तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये चीज जब एक्स बहुत लो, इनिशियल में बहुत लो है तो हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, पर फिर जब एक्स हाई है एक्चुअली ये ग्राफ जैसा और बेहतर वे में देना चाहिए था। एक्स जब बहुत हाई है, मतलब ये इतना अच्छा सिचुएशन को डिस्क्राइब कर नहीं रहा है। एक्स बहुत हाई है तब ये जीरो ऑर्डर हो जाता है, तो हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंजम्पशन। तो बहुत हाई पे तो बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये ग्राफ ज्यादा बेहतर होता जब ऐसे दिया होता, इस ग्राफ को ऐसे देना चाहिए था, देन इट गिव्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन कि जब तक लो कंसंट्रेशन है ये हो गया, फिर इन बिटवीन कंसंट्रेशन में इसका हाफ लाइफ ज्यादा अलग तरह से ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 2, 3, 4 इज करेक्टली डिपिक्टेड, 1 इज नॉट दैट नाइसली गिवन, बट वही है कि मैच करने के लिए मैच करेंगे, पर आंसर तो पहले से भी मिल जाता है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस एडवांस में 14 क्वेश्चंस आए हैं 13 से लेके 22 तक में, 10 साल में 14 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो आता ही है, किसी किसी या 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये चीज ठीक है।